नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का समय है, लेकिन सियासी एजेंडा सेट किया जाने लगा है। 2 महीने की माथापच्ची के बाद बीजेपी ने अपने जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया और दावा किया कि 27 में 17 को दोहराएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अब कभी वापस नहीं आओगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। बदलाव की डगर, 27 पर नजर, बीजेपी का अगड़ों पर भरोसा, विरोधी बोले पिछड़ों के साथ धोखा, कई जिलों में लिस्ट पर तकरार, संगठन पर भारी पड़ी सरकार। यूपी बीजेपी ने अपने सेनापति मैदान में उतार दिए हैं। काफी कम समय से अटकी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में बीजेपी ने पहले चरण में अगड़ों पर ज्यादा भरोसा जताया है। 70 में से 39 जिलाध्यक्ष बीजेपी के कोर वोट बैंक यानी सामान्य जाति के हैं। बीजेपी में पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। बीजेपी ने 2.5 महीने की मशक्कत के बाद पंचायत चुनाव से विधानसभा चुनाव तक के लिए सटीक सियासी समीकरण बिठाया है। बीजेपी ने अगड़ी जातियों को तवज्जो देकर ये पक्का किया कि सपा किसी भी स्थिति में उनके सवर्ण वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सके। हालांकि अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होगी। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 को 27 में दोहराने का दावा किया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार पराजय का सामना कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक्सीडेंटल तरीके से कह लीजिए, कुछ लोकसभा में एक सफलता मिल गई, कुछ सीटों में ऐसी जीत हो गई जो उनको शायद उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन वह फर्जी पीडीए, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं और फर्जी पीडीए की बात करके लोगों को गुमराह करके पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का बहुत सारा वोट वहाँ लेने में कामयाब हो गए थे। लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है और उस पर्दाफाश होने के बाद वो बौखलाए हुए हैं। रोज पीडीए की बात करते हैं, फर्जी पीडीए है। उस पीडीए को किसी का समर्थन नहीं है। सभी का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को है और 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। तीसरी बार यूपी में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। कहाँ सपना किस चीज का देख रहे थे? क्या सपने में हासिल हुआ? तो दिल के अरमान रह गए। नहीं, सपने क्या देखा था उन्होंने और क्या हासिल हुआ उन्हें? वो पीडीए समाज के इसलिए आगे कर देते हैं जिससे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अगर कुछ मैं बोलूं तो उससे बुरा मान जाए। ये होशियारी बीजेपी की चलेगी नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हैं, जो एकरंगी लोग हैं, उनको जनता हटाने का काम करेगी इस बार। सच्चाई तो ये है कि अभी तक की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सबसे बुरी हार इसलिए हारेगी क्योंकि लोकसभा में जो हार हुई है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हार कैसे गए। अभी तक जारी हुई सूची में बीजेपी ने जातियों का भी खास ध्यान रखा है। यूपी बीजेपी संगठन में पिछड़ी जातियों में भी कुर्मी, लोधी, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, राजभर, निषाद सहित सभी प्रमुख जातियों को मौका दिया। दलितों की संख्या बढ़ाकर सपा के पीडीए में पिछड़ा और दलित को साधने की कोशिश की है। साथ ही एक भी मुस्लिम जिलाध्यक्ष न बनाकर हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण की कोशिश भी की है। हालांकि कई जगह बीजेपी में जिलाध्यक्षों को लेकर विरोध भी देखने को मिला। पीलीभीत में पार्टी के अंदर बाहरी नेताओं को तरजीह से नेताओं में नाराजगी है। कई पुराने नेताओं ने आत्मदाह की धमकी दी है। नेताओं की नाराजगी पीलीभीत से सांसद और केंद्र में मंत्री जितिन प्रसाद को लेकर है। अब सवाल ये कि बीजेपी नाराज नेताओं की नाराजगी कैसे दूर करेगी। सवाल ये भी कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट कितनी हिट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि आखिरकार किस तरह से ये जो 70 नाम घोषित किए गए हैं, इन 70 नामों में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन अभी कुछ जिलों में मामला इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि वहां पर विरोध के जो स्वर हैं वो काफी तेज नजर आ रहे हैं। वहां पर जो
पुराने नेता हैं वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। आज ही पीलीभीत से खबर आई। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस खास चर्चा में। और मैं चर्चा की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी आपसे करना चाहूंगी। आप लोग 27 में 17 दोहराने की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोबारा कभी अब सत्ता में नहीं आएंगे, हो गया जितना होना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जितने भी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और बड़ी चीज ये है कि जितने दर्शक हमें सब देख रहे हैं उन सब ने प्रत्यक्ष में देखा। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि घोषणा जो है पक्ष विपक्ष सब एक साथ होकर जो राम राज की बात करते हैं उसके अनुसार की है। अगर कहीं थोड़ा घना लगता है और विपक्ष को कोई चीज मिलती है या चर्चा करते हैं पीडीए का इधर उधर का जिक्र करने के लिए तो उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार है। और ये तो शुरुआत है। मैं तो हमेशा तक कहता हूँ कि इतना बड़ा संगठन है हमारे पास, जितनी बड़ी पार्टी है इतना बड़ा संगठन भी है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जिलाध्यक्षों की घोषणा की है, निष्पक्षता के साथ की है, सबका ध्यान रखा, सबका साथ सबका विकास, अगड़े पिछड़े सबको सम्मान दिया है, ये पार्टी की नीति का स्वागत है। और पार्टी ने जिस तरह से घोषणा की है सारे प्रदेश में आपने देखा है कि जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों में एक एक जिला अध्यक्ष होता, वहां लोग क्या काम करते हैं, कोई पद दिया जाता तो किस तरीके की घोषणा होती है। लेकिन 28 जिलों का मामला अटक कैसे गया? कई में तो ऐलान होने वाला था लेकिन विरोध इतना हो गया कि विरोध को देखते हुए ऐलान नहीं किया गया। देखिए, क्या सलाह मशवरा नहीं किया गया, क्या बताया नहीं गया, जो फिर क्या जो मतलब जो कैंडिडेट होने चाहिए थे वो कैंडिडेट नहीं थे, क्या मतलब मामला फंस गया? देखिए अर्चना जी, एक चीज और मैं क्लियर करता हूं कि जितने भी कैंडिडेट आपने जितना हुआ है, जिनका डिक्लेरेशन हुआ है, पार्टी ने किया है और वो एक तथ्य के साथ, एक संविधान के साथ किया है। हमारी पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार किया है। फिर 2.5 महीने की बात कर रहा हूं मैं, पूरा मंथन कर कर एक एक कार्यकर्ता का जो है उसकी जांच हुई है, उसके प्रदेश जिला स्तर तक उसके कार्यों की, उसके बाद ये घोषणा हुई है। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि वो त्रुटि है तो उसके लिए पार्टी बैठी है, संगठन बैठा है और उसका जो भी चीज वो अपनी शिकायत देना चाहते हैं उनकी सुनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि बड़ी संख्या में सफल रहा, सक्सेस रहा और बड़ा मामला रहा। ये बड़ा मामला है। 70 जिलाध्यक्ष एक साथ घोषणा करने के बाद इतनी शांति से इतने प्रदेश में सब चीज सबने स्वागत किया और आनंद का समय, बधाई का समय। आत्मदय तक की खबर आ रही है। देवेंद्र जी, आपके कुछ पुराने नेता तो ऐसे हैं जो आत्मदय करने तक की धमकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, सब कुछ सफल हो गया। आपके ही नेता हैं पीलीभीत में, वो कह रहे हैं आत्मदय की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे पुराने यानी दूसरी पार्टी से आए लोगों को तरजीह दी जा रही है, जो पुराने नेता हैं उनकी कोई तरजीह नहीं। देखिए अर्चना जी, मैं एक चीज और करता हूं कि जिस तरीके से आपने आपकी बात में से क्वेश्चन और जवाब दोनों चीज निकल कर आई कि दूसरी पार्टियों में से आए हुए लोग हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि दूसरी पार्टियां छोड़कर, उनकी नीतियों को छोड़कर जिस तरह हमारे साथ आए। और हमने कहा कि 2 बार का सक्रिय सदस्य, लगातार 3 वर्ष, 3 वर्ष में एक सक्रिय सदस्य होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल, वो 2 बार का लगातार सदस्य रहा हो, पार्टी के संगठन में किसी पद पर अब से पहले रहा हो, जिले की कमेटी में रहा हो, प्रदेश और क्षेत्र की कमेटी में वो नाम रहा हो, उसका जिला अध्यक्ष में चयन होगा। इसके बाद भी कोई किसी को नया बताए या उसे टारगेट करे तो उसकी मंशा को नहीं पढ़ा जा सकता। अच्छा। ये एक चुनाव पारदर्शिता के साथ हुआ, एक एक चीज को क्लियर करके। आयु भी तय की गई थी, उसके बाद जो है संविधान तय किया गया था, उसके बाद पार्टी में कितना पुराना कार्य करता है, कितनी बार का सक्रिय सदस्य है, कितने सक्रिय सदस्य उसने जोड़े हैं। जब ये चयन हुआ तो इतनी बड़ी और पारदर्शिता स्पष्ट बात रही है। उसके बाद भी अगर कोई सवाल उठाता, क्वेश्चन उठाता तो उसका मतलब क्या निकलता? ये अर्चना जी, ये चीज एक विचारणीय बात है, यानी विचार करना चाहिए इस पर। ठीक है, पूजा मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि 2024 में आप लोगों को एक्सीडेंटल सफलता मिल गई झूठ के आधार पर, लेकिन वो एक्सीडेंटल सफलता आपको बार बार नहीं मिलेगी। 27 का सपना मत देखिए। अर्चना जी, आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार।
हमको एक्सीडेंटल सफलता मिली कि नहीं मिली, पर उनका हारना बिल्कुल एक्सीडेंटल नहीं था। वो बिल्कुल ढंग से हारे जो है। मुझे लगता है वो बोलते भी किस मुंह से, उनको लज्जा नहीं आती है। हम अपना सीट हार गए, पूरा का पूरा जिला हार गए, विधानसभा में जिला पूरा हार गए, लोकसभा में हार गए, और उसके बावजूद भी आकर और आप लोग पूरा उपचुनाव हार गए पूजा जी। अगर जो है जिस तरीके से तस्वीरें आई अर्चना जी, अगर उस तरीके से चुनाव होने लगे फिर तो होता रहता है, फिर तो नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होता है। अगर आप कंपैरिजन ही करने चले जा रहे हो। अभी बात हो रही है, अभी हालांकि इनके संगठन की, इन्होंने बोला कि संगठन में नहीं कोई आपत्ति नहीं होगी समाजवादी पार्टी को, आपका संगठन है, आप जिसको चाहे उसको रखे, जो आपको लगता है कार्यकर्ता उसको रखे। हाँ, आपके जो संगठन के जो नेता, वो लोग जो लोग आत्मदाह करने की धमकियां दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। लेकिन पूजा मिश्रा जी, सवाल उठाने से पहले अपने पाले में भी तो देखना चाहिए। आपके संगठन में मैंने तो नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी के संगठन में कोई बदलाव होता है। वही चेहरे, उन्हीं को बार बार वही दायित्व दिया जाता है। जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं, भाई उनको भी तो मौका मिले। आप बता देंगे मुझे जो वही चेहरे रिपीट हुए हों। मतलब आप जो कह रही है ना, मैं जो प्रदेश अध्यक्ष ही हमारे जो है, इससे पहले नरोत्तम पटेल जी थे, उसके बाद में अभी श्यामलाल पाल जी हैं। आप जो है संगठन अगर हमारा देखने ही चले जाएंगे तो फिर संगठन में तो हमारे अभी जो है 2026 में फिर से सदस्यता अभियान चलेगी, फिर से रिसफल होगा, तो फिर से लिस्ट आएंगी। और हमें नहीं लगता कि जो है रिपीट ही रहते रहे हैं। और ऐसे अगर रिपीट में चले जाएंगे तो बहुत सारे संगठनों में यही होता है, सारे पार्टियों में होता है कि जो कार्य बेहतर कर रहे होते हैं उनको रखा जाता है, कार्य जो सही नहीं कर रहे होते उनको बीच में भी हटा दिया जाता है, बीच में भी जो है बदलाव कर दिया जाता है। ये तो अपने अपने जो है जो पार्टियां होती हैं वो कार्यकर्ताओं के हिसाब से देख करके संगठन का निर्माण करती हैं, संगठन में जिसको किस पद देना है। जी ठीक है, देवेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आती हूँ सर्वेश जी आपके पास। कि पूजा जी ये कह रही है कि उनका जीतना तो चलिए एक्सीडेंटल मान सकते हैं, लेकिन आपका हारना एक्सीडेंटल नहीं था, सुनिश्चित था, आपकी हार सुनिश्चित थी लोकसभा में। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ, कभी भी अर्चना जी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पूजा जी हमारी बहन है, उनका भी विशेषाधिकार है, वो अपनी बात रखें जी। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी से इतना बड़ा मुकाबला जब आप दिखाएंगे, उसका निष्कर्ष निकल कर आएगा तुलनात्मक, तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज में समाजवादी पार्टी हमारे आसपास भी नहीं है। ठीक है, आप पूजा जी कह रही है कोई बात नहीं, आपने जियो हमें देख के बना लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 30 वर्षों तक आपकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राम शरण दास गुर्जर जी रहे, जिन्हें हटाने की कभी आपने हिम्मत नहीं जुटाई, जीते जी। अब उनके आज वो नहीं है दुनिया में, मैं उनको नमन करता हूँ, अच्छे नेता थे। और जिस तरीके से आप अध्यक्ष की बात करते हैं, तो एक पारिवारिक पार्टी है, घर से अलग कभी दे नहीं सकते, तो भारतीय जनता पार्टी से तुलना नहीं हो सकती कहीं। और हारने जीतने की बात, हम हारे हुए को भी बनाते हैं, हम जीते हुए को भी बनाते हैं, लेकिन आप घर वालों को बनाते हैं, जो पार्टी और परिवार के लोग हैं उन्हीं को बना सकते हैं, कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है सर्वेश जी, मैं आपके ठीक है देवेंद्र जी, सर्वेश जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर्वेश जी, आपने भी देखा कि 70 जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो जारी कर दी गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी रणनीति सेट की गई है 26 और 27 में कितनी कारगर साबित होगी बीजेपी के लिए? देखिए अर्चना जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है कि किसको किस पोस्ट पे रखे। रही बात की 2026 और 27 के चुनाव में इसके क्या मायने मतलब है, ये जरूर है कि संगठन को बीजेपी मजबूत करती है। वो वहां पन्ना प्रमुख से लेके जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सबकी एक अलग जिम्मेदारी तय करते हैं और सबको एक अलग जो है दायित्व दिया जाता है और सभी कार्यकर्ता अपना दायित्व निर्वहन करते हैं। रही बात की अभी मौर्या जी की बात हो रही थी, अखिलेश यादव जी मजाक उड़ा रहे थे, तो 2019 में डिंपल यादव भी लोकसभा का चुनाव हार गई थी। वो माननीय मुलायम सिंह जी की मृत्यु हो गई, मैनपुरी सीट खाली हुआ और वो जो सहानुभूति वोट मिला उन्हें, सहानुभूति वोट मिला, तब जाके वो मैनपुरी से लाखों की मार्जिन से जीत के वापस लोकसभा में गई। नहीं तो 2019 से 24 में अगर माननीय मुलायम सिंह जी जिंदा रहते तब वो लोकसभा तो नहीं पहुंच पाती, भले राज्यसभा पार्टी उनको पहुंचा देती। तो जब अखिलेश यादव जी की वाइफ चुनाव हार सकती है तो और भी कोई चुनाव हार सकता है। हारना जीतना एक अलग बात होती है। दूसरी बात है कि इस अगर लिस्ट को देखा जाए
तो इसमें हर वर्ग को साधा है बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए। और चुनाव को क्या देखते हुए, मतलब एक जो सर्वेश जी, ये जो तनाव अभी आप देख रहे हैं 28 जिलों में जो सूची रोकनी पड़ी, काफी ज्यादा विरोध हो रहा है, बताए जानकारी तो ये भी आ रही है कि वहां के जो मौजूदा जिला अध्यक्ष, उन्हें तक नाम नहीं पता, उन्हें तक भनक नहीं लगी, उन्हें तक जानकारी नहीं थी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी की किस रणनीति के तौर पर इसे आप देखते हैं आप? क्योंकि देखिए आज पीलीभीत से भी खबर आई कि वहां के जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, वो तो आत्मदाह की धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है, जो पुराने नेता हैं उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। तो बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए अर्चना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, जिस नेताओं को टिकट नहीं मिलता है तो वो थोड़े उपद्रव करते हैं या अपना रोष दिखाते हैं, और ये हम हर समय देखते आए हैं, हर पार्टी में होता है। अगर 28 जिले के में ऐसी रोक दी गई है तो वहां जरूर पार्टी को कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ ऐसा दिखा होगा। रही बात की दूसरी पार्टी से, मैं भी इसके अगेंस्ट हूं, क्योंकि बीजेपी का जो मूलभूत कार्यकर्ता है वो लगा रहता है उनके लिए, और आप पैराशूट लैंडिंग करवा के दूसरी पार्टी से लाते हो और उनको ज्यादा तरजीह दोगे तो ये सचमुच बड़ी बात हो जाती है कि जो अपनी सब कुछ दांव पे लगा के आपके पार्टी के लिए काम करता है और जब मेहनत का फल मिलना होता है तो कोई और ले जाता है, तो ये सचमुच बुरा लगता है। लेकिन हमने सबने देखा, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे आप कह लीजिए केंद्र स्तर पे हो, अगर कहीं पे पार्टी में मनमुटाव, कार्यकर्ताओं में मनमुटाव होता है तो बीजेपी बड़े अच्छे से और प्यार से उसको क्राइसिस मैनेजमेंट जो उनकी टीम है वो संभाल लेती है। बिल्कुल देवेंद्र जी, पार्टियों की तरह नहीं होता है जी। ठीक है देवेंद्र जी, इस पर जवाब दीजिए। पूजा जी मैं आती हूँ आपके पास। देवेंद्र जी, क्या जरूरत पड़ जाती है आप लोगों को, क्या आखिरकार क्या जरूरत पड़ जाती है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को आप ले आते हैं, फिर उनको तरजीह दी जाती है, जो आपके नेता धरातल पर काम कर रहे हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती है? क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं एक चीज और दोहराऊंगा, जिस तरह से अर्चना जी सर्वेश सर ने कहा है कि जो है ये चीज है, मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ पूरी तरह, क्योंकि मेरा काम है अपना पक्ष रखना। जो जिलाध्यक्ष को बात लेकर या न्याय कार्यकर्ताओं को लेकर, जिलाध्यक्ष का जो पद है महत्वपूर्ण पद है, पूरे जिले की जिम्मेदारी, उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके अंडर कितने मंडल हैं, मंडल के अंदर फिर हमारे बूथ हैं, बूथ से पन्ना प्रमुख है, पूरा एक सिस्टम जुड़ता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया तय किया पार्टी ने, उसमें मैंने आपको दोहराया कि एक बार का जो हमारा सक्रिय सदस्य होता है उसकी 3 वर्ष लगातार वो काम करता है। उसके बाद अब पार्टी ने तय किया कि दो बार का सक्रिय सदस्य जो 6 वर्षों से लगातार पार्टी में सक्रियता के रूप में काम किया है, उसके बाद वो पार्टी के संगठन में रहा हो, जिले में किसी भी पद पर जातीय समीकरण, देवेंद्र जी ठीक है, जातीय समीकरण को लेकर भी सवाल ये उठ रहे हैं देवेंद्र जी कि आप लोग अगड़े के सगे हो गए, अगड़ों के सगे हो गए, पिछड़ों के साथ धोखा। समाजवादी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि पिछड़ों के साथ धोखा। जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में देखिए ना, यही मिल रहा है या जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा अगड़ों को मौका दिया गया। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ अर्चना जी आपको, ये अगड़े पिछड़े की बात उठाने वाले लोग एक बार अपने गिरबा में झांक लें। मैं कहता हूं कि मैं ओबीसी, एससी, एसटी सबकी बात कर रहा हूं बैठकर, जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है उससे ज्यादा दिया। अभी मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि अभी बड़े पद खाली हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। देवेंद्र प्रमुख जी, उनका यही कहना है कि पिछड़ों के आप सबसे बड़े मसीहा बनते हैं, लेकिन जब इस तरह से टिकटों का वितरण होता है तो उसमें फिर आपकी तस्वीर सामने आ जाती है। तस्वीर आप उठाकर देख लीजिए, और पार्टियों के लोकतंत्र को उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उठाकर देखिए कि हम कैसे काम करते हैं। हम फिर मैं दोहराता हूं, ना तो पारिवारिक पार्टी, ना किसी दबाव की पार्टी, संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है पूजा जी, इस पर सबका ध्यान ठीक है पूजा जी, संगठन में जो काम करता है उसको तरजीह दी जाती है, किसी प्रकार के दबाव में बीजेपी काम नहीं करती। और यही वजह है, देखिए कितने नेताओं ने दबाव बनाया, किसके दबाव में आई बीजेपी? अर्चना जी, ये तो इनके कार्यकर्ता, इनके नेता बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। अब इनके नेता हमसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं उस पर चर्चा नहीं की जाएगी। और ये जो है प्रवक्ता महोदय भी बहुत बखूबी जानते हैं कि कौन कहाँ किसको तरजीह दी जाती है। जहाँ मैंने पहले ही बोला कि भाई ये इनका संगठन, ये चाहे 100% जो है अगड़ों को दे दे, वो जनता को दिखेगा, चाहे जो है 1% ही दे, चाहे बिल्कुल नकारे को दे दे पद, भाई इनकी इच्छा। हम थोड़े
होते हैं कोई उसमें जजमेंट करने वाले, तो जिनको मन करे उनको दे दे, बाकी कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसको मिल रहा है ये तो जो है कार्यकर्ता इनके देख ही रहे हैं। इनके जो भी धरातल के कार्यकर्ताओं का सम्मान की बात कर रहे हैं, तो धरातल के कार्यकर्ता भी जो है देख ही रहे हैं, और धरातल के कार्यकर्ता धमकी भी दे रहे हैं इनको जो है आत्मदाह। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, आत्मदाह आप लोग कोई करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से घायल नहीं होंगे, बीजेपी का कल्चर है वो आपको बचाने भी नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री आवास के सामने उन्नाव की महिला अपने आप को खुद को आग लगा लेती है, और जब वो गंभीर हो जाती है तब उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, मतलब उसको आग लगाने से रोका नहीं गया। तो आप लोग भी लेकिन देखिए पूजा जी, सबका तो इसमें ये है ना, देखिए जो लिस्ट आई है उसको शायद आपने भी देखा होगा कि इसमें सभी को तरजीह दी गई, चाहे वो अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, एसटी हो, एससी हो, महिला हो, हर किसी को तरजीह दी गई। और बीजेपी इसी की बात करती है, सबका साथ सबका विकास का बात करती है, और देखिए उस लिस्ट में सबको तरजीह दी गई है। नहीं अर्चना जी, सबके साथ सबके विकास नहीं हो रही। जिस तरीके से जो है इनको एक अल्पसंख्यक नहीं मिला था जो है चुनाव लड़ाने के लिए, पूरे एक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिला था पूरे लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए, वैसे भी अभी इनको मिला नहीं कोई जिला अध्यक्ष बनाने के लिए। और हमारे में इलाहाबाद से यहाँ पे भी जो है गंगा पार, यमुना पार और नगर के अध्यक्ष बने हैं, तो हमें जानकारी है कि जो है इनके धरातल पे कितना जो है कार्य हो रहे हो, कितने कार्यकर्ता प्रसन्न। मैं फिर कहूंगी, आपकी इच्छा, आप जिसको चाहे उसको बनाइए, उससे कार्यकर्ता प्रसन्न हो चाहे नहीं प्रसन्न हो। संगठन तो उनका मजबूत होगा ना पूजा जी, संगठन मजबूत होगा, उसके बाद जब संगठन मजबूत होता है तो चुनाव भी मजबूती के साथ ही लड़ा जाता है। ठीक है सर्वेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है सर्वेश जी, ठीक है सर्वेश जी, आप बताइए। देखिए समाजवादी पार्टी को अभी एक कहते हैं ना कि बुरा हार, जो कि अखिलेश यादव कूद रहे थे और वो क्या नाम था, अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा घोषित कर दिए थे, वहां तक की हार बीजेपी ने जबरदस्त वहां से जीत हासिल की फुलपुर से, और पूरे 10 में से 8 सीट, आई थिंक 8 सीट बीजेपी लेके गई, और अखिलेश यादव कह रहे थे ये तय कर देगा 2027 का। तो भाई अभी बुरी तरीके से हारे हो, और आगे भी आपकी यही हार होगी। हिंदुओं को आप अगड़े पिछड़े में डिवाइड करते रहो, ये चीज अभी नहीं चलेगा। 67 करोड़ लोग कुंभ में नहा चुके हैं, और सारे के सारे हिंदू हैं, और हिंदू को हिंदू ही बने रहने दो। पार्टी ने सभी को मौका दिया है, अगड़े को भी मौका दिया तो पिछड़े को भी मौका दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त हमारे पास इतना ही है। देवेंद्र जी, मैं माफी के साथ आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।